हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ CS शालाका शर्मा एंड अभी तक हम लोगों ने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स पे 2 वीडियोस देखे हैं। ये उसी के कंटिन्यूएशन में थर्ड वीडियो है ऑन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स एंड आगे इसी लिंक में कंटिन्यू हो इसी ऑर्डर में कंटिन्यू होगा। तो थोड़ा सा सेक्शंस पे रिकैप देख लेते हैं। हमने ये सेक्शंस देखे थे सबसे पहले जो हमें स्टडी करने हैं and of which I had told you that these sections I will be doing first in a phased manner, जिसमें से इतने sections हमारे already हो चुके हैं previous 2 videos में। Now we will be starting with section number 62. section number 62 से हम start करते हैं। हम इस फेज में सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स के इश्यूज स्टडी कर रहे हैं। So let us start with section number 52 that talks about further issue of shares. Further issue of shares मतलब क्या? जब एक कंपनी जिसके एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑलरेडी है, ये कंपनी जब अपने दोबारा शेयर्स इशू करना चाहती है, मतलब ये कंपनी शेयर्स इशू करके अपना कैपिटल रेज करना चाहती है, तब ये कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Let us see. While increasing subscribed capital by the issue of further shares, such shares shall be offered to the existing holders of equity shares in proportion to the paid up share capital on their shares at the time of further issue by sending a letter of offer. ये एक कंपनी को जब भी अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है देख चुके हैं। इफ नॉट, एक बार हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल देखते हैं पहले। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल्स? ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, ये सारे कैपिटल के प्रकार है, इशू के प्रकार नहीं है। इशू के प्रकार हम सेक्शंस में देख रहे हैं। इशू के प्रकार मतलब कंपनी पैसा रेज करने के लिए कैसे लोगों तक शेयर्स पहुंचा रही है, क्या क्या प्रकार के शेयर्स पहुंचा रही है, और ये अपने पास अपने बुक्स में जब कंपनी के पास कैपिटल होता है तो उसमें वो कैसे बाइफर्केशन कर सकती है। सबसे पहला है नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। मेमोरेंडम में जाता है थोड़ा सा। मेमोरेंडम में 5 क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड द लास्ट इज सब्सक्राइबर्स क्लॉज। ओके, इसमें से कैपिटल क्लॉज देखते हैं। कैपिटल क्लॉज क्या करता है? कैपिटल क्लॉज MOA में अगर है तो वो एक पर्सन को बताता है इस कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है। अगर एक कंपनी के कैपिटल क्लॉज में 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल का अथॉरिटी दिख रहा है तो वो कंपनी के बुक्स में 10 लाख से ज़्यादा कैपिटल नहीं हो सकता है। अगर उस कंपनी को और कैपिटल रेज करना है बेशक करे, पर MOA में जो कैपिटल की अमाउंट है उसे ऑल्टर करे। इसलिए जो मैक्सिमम अथॉरिटी ऑफ कैपिटल दी जाती है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। अब अगेन टेकिंग द एग्जांपल, एक कंपनी में 10 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है। कंपनी को एज ऑफ नाउ पूरे 10 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को उसमें से 5 लाख रुपए की ही ज़रूरत है। इसलिए कंपनी 5 लाख रुपए का अमाउंट के शेयर्स ऑफर करता है, मार्केट में देता है, पब्लिक को बोलता है कि आप 5 लाख के शेयर्स परचेज करो। द कैपिटल दैट द कंपनी इश्यूज ऑफर्स फॉर सब्सक्रिप्शन purchasing. It is a part of nominal capital that the company offers for subscription. It is computed at face value or nominal value. Authorized capital में से कुछ पार्ट जितना कंपनी आज बेचने के लिए ऑफर कर रही है, that is the issued capital. नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कुछ पार्ट कंपनी ने ऑफर कर दिया, इसमें से जरूरी नहीं है पूरे 5 लाख परचेस करें। अच्छा चलो पूरे 5 लाख पब्लिक सब्सक्राइब कर भी ले, पूरे 5 लाख सब्सक्रिप्शन आ भी जाता है। जितना अमाउंट का सब्सक्रिप्शन आता है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। मतलब क्या? मतलब अगर
कंपनी ने 10 लाख के ऑथराइज्ड कैपिटल में से 5 लाख का इशू किया हुआ है और उसमें 4 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन आए, तो इस 5 लाख में से 4 लाख का हिस्सा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। अगर 5 लाख का इशू किया है, पूरे 5 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन आए, तो 5 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है, इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लेट्स से 5 लाख कंपनी ने ऑफर किया, जिसमें से 4 लाख कंपनी को रिटर्न आ गया, कंपनी का सब्सक्रिप्शन आ गया, सॉरी कंपनी का सब्सक्रिप्शन आ गया। ऐसे 4 लाख में से जरूरी नहीं है मेंबर्स पूरे 4 लाख पे करें। मेंबर्स माइट हैव पेड 2 lakh at one point of time. Might have made part payment of their money. जितना अमाउंट उन्होंने क्रेडिट किया है शेयर सब्सक्राइब करते टाइम, उसे पेड अप कहा जाता है। इसे हम हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। Amount of money credited as paid up or the amount received by the company in respect of its shares. Such part of the amount of money credited as paid up, ये पैसा subscribed capital का part है। And the last one is called up. बचा कितना? 2 लाख। ये 2 लाख की फ्यूचर में जब भी कंपनी को जरूरत होगी तो कंपनी हक से मांग सकती है, अरे आपने सब्सक्राइब किया था 4 लाख के लिए लेकिन दिए 2 ही लाख, 2 लाख आपने हमें देना है। ये जब 2 लाख देना है इसके लिए कंपनी कॉल करती है, इसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। ओके, यहाँ काइंड्स ऑफ कैपिटल क्लियर है। अगेन लेट अस सी, while increasing subscribed capital by issue of further shares, मतलब कंपनी चाहती है और सब्सक्रिप्शंस आए। अब कंपनी को क्या करना पड़ता है? ये जो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स है इसे राइट्स इशू भी कहा जाता है सेक्शन 62 के तहत। राइट्स इशू का मतलब है अधिकार होना। किसका अधिकार होता है? कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कि इतने दिनों तक हमने आपको पैसा दिया और जब आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो तो सबसे पहले बाहर वालों को कर रहे हो, सबसे पहले हमसे पूछिए, अगर हमें शेयर्स चाहिए तो वी विल सब्सक्राइब फॉर इट। सो दैट इज व्हाई राइट्स इशू कहता है कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग होल्डर्स को ही इक्विटी शेयर्स ऑफर करने चाहिए। अगेन शैल मतलब कंपलसरी प्रोविजन है, एंड कैसे करना है? बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर। The company must give notice to each of the equity shareholders, giving him option to take the shares offered to him. Option दिया जाएगा, उसको परचेस करना ही है ऐसा नहीं, अगर उसको परचेस करना है तो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। Offer shall be open for minimum 15 days and maximum 30 days. एक बार कंपनी ने ऑफर ओपन किया तो कम से कम 15 दिन, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू सब्सक्रिप्शन के लिए सोचने के लिए कम से कम 15 दिन तो भी दिए ही जाएंगे। तो ऑफर ओपन होने के बाद 15 दिन के पहले कभी भी ऑफर क्लोज नहीं होगा, और दूसरी बात 30 दिन के बाद कभी भी ऑफर क्लोज नहीं होगा। मैक्सिमम कितना टाइम दिया जाएगा उसको अप्लाई करने के लिए? 30 डेज। The shareholder must apply for shares before 30 days. If he applies after 30 days, application won't be accepted. अगर वो एप्लीकेशन करना चाहता है, शेयर्स परचेज करना चाहता है, सब्सक्राइब करना चाहता है, लेकिन ये शेयर्स के लिए 30 डेज ऑफर का ड्यूरेशन 30 डेज का कंप्लीट हो चुका है, अब उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। The notice shall be dispatched to the shareholder 3 days before opening of the issue. Let's say कंपनी 15 अप्रैल को इश्यू ओपन कर रही है, इट इज मैंडेटरी कि शेयर होल्डर को इस इश्यू से रिलेटेड नोटिस 15 तारीख के 3 दिन पहले, मतलब कम से कम 12 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए। If the shareholder does not reply to the notice, it will be deemed that the offer has been declined. अगर 30 दिन हो गए और शेयर होल्डर ने उस लेटर ऑफ ऑफर का या नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, माना जाएगा कि भैया उसको शेयर्स नहीं चाहिए। If a shareholder has not renounced in favor of another person or not even accepted the shares, the board of directors may dispose of the shares so declined in such manner which is advantageous to the company. अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और किसी और के फेवर में रिनाउंस भी नहीं कर रहे हैं, रिनाउंस मतलब छोड़ देना, वो डिक्लाइन कर देना ऑफर,
ऐसे टाइम पे 30 दिन के खत्म होने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स को किसी और वे में ऑफर करेंगे, किसी और को ऑफर करेंगे, बट प्रोवाइडेड दैट 30 डेज आर कंप्लीटेड। क्यों किसी और को ऑफर करेंगे? बिकॉज सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये सब चीज करने के पीछे है सब्सक्राइब्ड कैपिटल इंक्रीज करना। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के लिए एप्लीकेशन कर ही नहीं रहे हैं तो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स या कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा? यहाँ तक समझ में आया? फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब राइट्स इशू। जब कंपनी को शेयर कैपिटल बढ़ाना है तो कंपनी को सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही ये ऑप्शन देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ये ऑप्शन देने पर कंपनी को उन्हें एक लेटर ऑफ ऑफर से ये ऑप्शन देना है और उन्हें कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक का ऑप्शन ओपन रखना है, ऑफर ओपन रखना है, जिस बीच वो अप्लाई कर सके। अगर कोई भी शेयर होल्डर अप्लाई नहीं करता है, डिक्लाइन भी नहीं करता है ये ऑफर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानेंगे कि हम इसे किसी और वे में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ करना मतलब किसी और तरह से बेच सकते हैं। नेक्स्ट, other rules for further issue of shares. The new allottees must be existing shareholders of the issuer company. In case of private company, where 90% of more of the members have given their consent in writing or in electronic mode, offer may be closed before 15 days. देखिए यहाँ हमने क्या देखा था? The offer shall be open for minimum 15 days and the maximum 30 days. तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया बनता है कि मिनिमम 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज के लिए ऑफर ओपन करना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है? 15 डेज से पहले भी आप क्लोज कर सकते हो। ये कौन से केस में? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में होगा। कब? जब उसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स में से 90% से ज़्यादा मेंबर्स ने कंसेंट दे दिया है कि आप इस ऑफर को 15 दिन के पहले भी क्लोज कर सकते हैं, तो कंपनी ये ऑफर 15 दिन के पहले क्लोज कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राइट्स इशू का ऑफर ओपन करे, 10 ही दिन रखे, पर 90% से ज़्यादा मेंबर्स का राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंसेंट आना ज़रूरी है। Every person who is offered the shares shall also have a right to renounce the shares. ये जो existing members है ज़रूरी नहीं है कि उन्हें एप्लीकेशन करना ही है, वो चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं, वो चाहे तो उसे अप्लाई ना भी करें। The notice shall be dispatched through registered post or speed post or through electronic mode or courier. जो नोटिस कंपनी इशू करता है, ये नोटिस कुरियर से भेज सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं, URL दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजना अलाउड रहेगा। प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस शैल बी मेंटेन्ड बाय द इश्यूअर कंपनी। अगेन शैल बोल्ड कर रही हूँ इसको मैं, दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस मतलब क्या? मेरी कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया है, ये ऑफर जिस लेटर ऑफ ऑफर में दिया है वो हर मेंबर तक पहुंच चुका है, ताकि कल जाके कोई मेंबर ऐसा ना कहे अरे मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। दैट इज द रीजन ये रूल्स कहते हैं कि डिलीवरी ऑफ नोटिस मेंटेन करना जरूरी है। ये हो गया सेक्शन 62 का एक पार्ट। सेक्शन 62 का ही दूसरा पार्ट कहता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आई होप राइट्स इश्यू का पार्ट क्लियर है, सो वी विल मूव further with the next part, that is employee stock option scheme. It is an option given to the directors, officers or employees of a company or of its holding company or subsidiary company or companies giving the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. देखिए ज़रा सा हमें ये पढ़ते वक्त एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, शेयर्स लेना, जब हम ये पढ़ रहे हैं तब हमें एक पुराना कंसेप्ट कोई याद आ रहा है। जी हाँ, वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। हमने देखा था सेक्शन नंबर 54 में स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये दिखने में भले ही वैसा है बट दिस इज नॉट स्वेट इक्विटी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम नाम ही सजेस्ट करता है एम्प्लॉयज़ को
स्टॉक में परचेस करने का ऑप्शन दिया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स में, स्वेट इक्विटी शेयर्स में डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स या अदर देन कैश कंसिडरेशन पे शेयर्स ग्रांट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंपनी को कि हम आज ही आपको बता रहे हैं कि इतनी शेयर प्राइस है, लेकिन ये शेयर प्राइस फ्यूचर में होगी, क्योंकि आप हमारी कंपनी के ऑफिसर है, क्योंकि आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर है, क्योंकि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय है। बेनिफिट ये है कि आज जो हम प्राइस आपके ऑप्शन लेटर में दे रहे हैं, उसी प्राइस पे भले ही कल वो प्राइस इंक्रीज होती है या वेरी होती है, आपके लिए प्राइस वही रहेगा जो आज हमने डिटरमाइन किया हुआ है। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक कंपनी के शेयर्स का प्राइस 200 है, 6 मंथ्स के बाद उसका ऑफर ओपन होता है, 1 ईयर के बाद उसका ऑफर ओपन होता है और उसका प्राइस हो जाता है 1100। This employee gets the benefit of purchasing those shares when the offer opens at a future date, but at a predetermined price, means only and only at 600 rupees. So this is the benefit under employee stock option scheme. ये एक प्रकार का ऐसा स्टॉक ऑप्शन स्कीम है जो फर्दर इशू के लिए कंपनी कर सकता है। तो कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स 3 प्रकार से कर सकती है। सबसे पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे, जिसे राइट्स इशू कहा जाता है। अगर वो भी ना हो तो कंपनी हमारे अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे सकती है, जिसे एसऑप कहा जाता है। एंड अगर दोनों सब्सक्राइब ना करना चाहे, देन द कंपनी रिजॉर्ट्स टू द फाइनल mode that is called as preferential allotment. Preferential allotment का मतलब होता है कंपनी decides the next allottees जिसको कंपनी by way of an agreement ये shares sell करना चाहती है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 62 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। Let us start with section number 63. सेक्शन नंबर 63 बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का कंसेप्ट याद कीजिए, हमने एक जगह टच किया था, दैट वाज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमने बोनस शेयर्स देखा था, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। एंड तब मैंने आपको एक सिंपल लाइन में बताया था बोनस शेयर्स क्या होते हैं। हाउएवर नाउ हमें डिटेल में देखना है बोनस शेयर्स क्या होते हैं। लेट अस सी, try to understand the concept of bonus shares. कोई चीज बोनस मिलना मतलब कोई चीज एडिशनल मिलना, कोई चीज एज एन इंसेंटिव मिलना। अच्छा, कोई चीज फ्री में मिलना ऐसा नहीं, क्योंकि हमने पास्ट में उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, अब हमारे कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसलिए कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है। लेट अस से एक कंपनी में 5 मेंबर्स है, ए, बी, सी, डी एंड ई, और उस कंपनी का कैपिटल है 5 लाख। ए ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, सी ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, डी ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, ई ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख। सो जब हम कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कैपिटल साइड हमें दिखेगा 5 लाख रुपीस, एंड ये कंपनी एक प्रॉस्परस पोजीशन में है। इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग एग्जांपल में लेते हैं 25 लाख। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में 25 लाख पड़े हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी प्रॉस्परस पोजीशन में है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स भी एक्यूमुलेट कर रही है। ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, इस रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट को डेबिट करेगी और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री पास करेगी कैपिटल में। लेट्स से कंपनी को अपना कैपिटल इंक्रीज करना है 10 लाख में। अब कंपनी की बैलेंस शीट की पोजीशन कैसे हो गई, कैपिटल में आ गया 5 लाख प्लस 10 लाख दैट इज 15 लाख, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ गया 25 लाख माइनस 10 लाख, क्योंकि 10 लाख हमने टूवर्ड्स कैपिटल डेबिट किए हैं। 25 लाख माइनस 10 लाख दैट इज 15 लाख। अगर आप पहले देखें, जब कैपिटल 5 लाख था, रिजर्व एंड सरप्लस 25 लाख थे, तब भी कैपिटल लायबिलिटीज 30 लाख थी। अब नए रेशियो के साथ या नए कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल बढ़ गया है 10 लाख से 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया 10 लाख से 15 लाख, लेकिन अभी भी कैपिटल लायबिलिटी 30 लाख ही है। कहने का मतलब क्या है,
कैपिटल उतने अमाउंट से बढ़ा है। अच्छा, जब कैपिटल बढ़ता है मतलब शेयर कैपिटल बढ़ते हैं तो करस्पॉन्डिंग शेयर्स भी तो दिखने चाहिए। तो अगर कंपनी 10 लाख से शेयर्स इंक्रीज कर रहा है मतलब ये 10 लाख उन्हें किसको देने हैं, ए बी सी डी ई। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 10 लाख 5 जनों में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, आ गया 10 लाख। एग्जिस्टिंग 5 लाख था, नया 10 लाख है, टोटल कैपिटल हो गया 15 लाख। जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हर मेंबर के खाते में कितने रुपीस के शेयर्स है, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख एंड 3 लाख। क्यों ऐसा है? अभी देखिए, क्या मेंबर्स की जेब से पैसा निकला? नहीं, लेकिन उन्हें एडिशनली 2 लाख की ओनरशिप तो मिली है कंपनी में। कंपनी में उन हर मेंबर को जब 2 लाख की ओनरशिप मिल रही है तो ये बोनस मिला है उन्हें। ये कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स कैपिटलाइज किए हैं। देखिए, बोनस शेयर्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने अपने रिजर्व्स या अपने प्रॉफिट्स कैपिटल में कन्वर्ट किए। कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे मेंबर्स को, बिकॉज उन्होंने पहले अपने कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था। अब मेंबर्स को एडिशनल बोनस शेयर्स के माध्यम से एडिशनल ओनरशिप मिल रहा है। लेट अस सी व्हाट आर द different conditions. Section 63 bonus shares. Bonus shares are issued proportionately by a company to its existing shareholders by way of fully paid shares free of any cost to them. Free of cost मतलब नए शेयर्स जब कंपनी ले रहा है तब कंपनी उनसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहा है। और ये कैसे है? फुल्ली पेड शेयर्स है, मतलब कल जाके कंपनी पार्ट पेमेंट करके मांग नहीं सकती है कि इतना पैसा इसके पीछे बचा है। अगर कंपनी पैसा मांगने लगे, कॉल्स रेस करने लगे तो वो बोनस कैसा हुआ। इसीलिए बोनस शेयर्स क्या करती है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी विल नॉट गिव बोनस शेयर्स एवर टू न्यू कस्टमर्स। व्हाई विल कंपनी नॉट गिव? because bonus is given against some past contribution। न्यू कस्टमर्स का अगर पास्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उन्हें बोनस किस चीज का मिल रहा है? दैट इज द वेरी एसेंस कि बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इश्यू किए जाएंगे। नेक्स्ट, when a company is prosperous and accumulates large distributable profits, it converts these accumulated profits into capital and divides the capital among the existing members in proportion to their entitlements। entitlement मतलब eligibility, उन्होंने ऑलरेडी जितना दिया उसके proportion में ही उन्हें जितना मिलना चाहिए वो डिसाइड होगा। जब एक कंपनी प्रॉस्परस है, प्रॉस्परस मतलब सक्षम है, समृद्ध है, जब एक कंपनी में काफी पैसा है और उसके पास मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लायक प्रॉफिट्स हैं, ऐसा नहीं कि उस पैसे पे ऑलरेडी कुछ क्लेम चल रहा है और कंपनी यहाँ पे बोनस इश्यूज दे रही है। नो, इट कन्वर्ट्स दीज प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल। हमने देखा कैपिटल, प्रॉफिट को कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेस करेंगे और उतना ही अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। कैपिटल अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एंटाइटलमेंट। अब ये कहाँ से पैसा कैपिटल में लिया जा सकता है? मैंने आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस बताया विच इज अ जनरल हेड। इसमें से फ्री रिजर्व्स में अगर आपके पास अनक्लेम्ड मनी है कर सकते हो बिल्कुल बोनस शेयर्स के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सेक्शन नंबर 52 में भी हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की यूटिलाइजेशन के लिए देखा था। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से हम फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी अगर अनक्लेम्ड मनी है तो वो पैसा भी हम बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे देखा था। CRR क्या होता है? CRR हम फ्यूचर में कभी शेयर्स रिडीम करने की ज़रूरत हो इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट में भी अगर अनक्लेम्ड पैसा है तो वो भी आप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर्स इशू करते टाइम क्या क्या कंप्लायंसेस की ज़रूरत है?
फर्स्ट इज इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए। अगर आपको याद है तो ऑलमोस्ट हर प्रकार का इशू हम जब से देख रहे हैं तब से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड होना चाहिए। इट हैज बीन आल्सो authorized in general meeting, that is members approval is obtained. It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposits or debt securities issued by it. देखो, I have been using the word unclaimed money, मतलब कंपनी ने अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने का पहला क्लेम है। अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स लिए हैं और उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रिपे कर रही है या डेट सिक्योरिटीज लिए है वो नहीं रिपे कर रही है तो उसके ऊपर पहला क्लेम ये डेट, ये ऑब्लिगेशन, ये लायबिलिटी पे ऑफ करने का है। जब किसी कंपनी पे कोई डेट पे ऑफ करने का, कोई लायबिलिटी पे ऑफ करने का ऑब्लिगेशन है तो वो डेट या वो लायबिलिटी उस कंपनी की अनक्लेम्ड मनी नहीं कहला सकती है। इसलिए अगर कंपनी के कोई और लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, तो कंपनी को सबसे पहले वो पेमेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर ही वो बोनस इशू कर सकती है। It has not defaulted in respect of payment of statutory dues of the employees such as contribution to provident fund, gratuity and bonus। जैसे हमने statutory dues एक कंसेप्ट पहले भी देखा था, वही कंसेप्ट है। कंपनी किसी भी प्रकार का स्टैट्यूटरी ड्यूज डिफॉल्ट नहीं कर रही, नहीं तो कंपनी बोनस नहीं पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को एंड बोनस शेयर्स दे रहा है अपने मेंबर्स को। एम्प्लॉयज़ अगर खुश नहीं रहेंगे तो प्रॉफिट्स जनरेट होने में भी तो दिक्कत होगी। ग्रेचुइटी नहीं दे रहा है कंपनी, प्रोविडेंट फंड अगर पे नहीं कर रहा है कंपनी, तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ की तरफ जो लायबिलिटीज़ है वो डिफ़ॉल्ट हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। The partly paid up shares, if any, outstanding on the date of allotment are made fully paid up. अगर किसी पर्सन के पास कोई पार्टली पेड शेयर्स है, अगेन बोनस तब ही मिलेगा जब मेंबर्स अपनी तरफ से पहले कुछ दे। अगर मेंबर्स की तरफ से ही किस लायबिलिटी पेंडिंग है तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। इसलिए बोनस किसके अगेंस्ट मिलता है? फुल्ली पेड शेयर्स के ही अगेंस्ट मिलता है। Bonus shares cannot be issued instead of dividend. Dividend is a return on investment which is an income of the shareholder. So bonus shares issue कर रहे हैं लेकिन dividend issue नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। कंपनी के पास distributable profits है, वो भी large distributable profits है। ऐसे टाइम पे कंपनी को वो प्रॉफिट्स भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, इसीलिए तो मेंबर्स शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी अगर मना करे डिविडेंड देने से और उसकी जगह बोनस शेयर्स इशू करते जाए तो दैट इज नॉट अलाउड। दिस इज आवर कंसेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स। लेट अस सी नेक्स्ट कंसेप्ट, conversion of loans into shares, where the government has given loans to the company and it orders such loans shall be converted into shares on the terms and conditions specified by the government. If the specified terms and conditions are not acceptable, company may appeal to the tribunal against the government's order within 60 days. Where no appeal is filed against government's order or where appeal was preferred but was dismissed by the tribunal, memorandum shall stand altered to the amount of loan that has been converted. जहाँ एक कंपनी को लोन दिया है गवर्नमेंट ने और वो गवर्नमेंट उस कंपनी को ऐसा ऑर्डर दे रही है कि टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होने पर वो लोन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ना, अगर लोन शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो शेयर कैपिटल का अमाउंट चेंज होगा। सो दिस विल बी अ वे ऑफ इंक्रीजिंग कंपनीज शेयर कैपिटल। अगर कंपनी को गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी को गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं है, कंपनी के पास ऑप्शन है दैट द कंपनी कैन अपील टू द ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के पास ये अपील करे, कितने दिन में अपील करे? 60 डेज में। अगर कंपनी की तरफ से कोई अपील नहीं आती है तो गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, या कंपनी अपील करता है पर एनसीएलटी को उसमें दम नहीं लगता है और एनसीएलटी उसे गवर्नमेंट के साइड से डिसीजन देता है, ऐसे टाइम पे मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन किया जाएगा एंड जितना लोन का अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है उतना अमाउंट
कैपिटल में इंक्रीज होगा। मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन किया जाएगा, मतलब समझिए, लेट्स से the authorized capital of the company is 25 lakh, the paid up capital is 5 lakh and the loan amount is 7 lakh। अब अगर ये 7 लाख कन्वर्ट होता है इक्विटी में तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा कंपनी का? 12 लाख, बिकॉज एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल वाज 5 लाख, करेक्ट। 12 lakh is very well within the limit of authorized capital of 25 lakh, तो हमें MOA ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस से कंपनी का कैपिटल है 25 लाख, कंपनी का पेड अप कैपिटल है 20 लाख, कंपनी ने लोन लिया है गवर्नमेंट से 30 लाख का। ये 30 लाख जब कन्वर्ट होगा तब अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 लाख। ये अमाउंट 50 लाख हो जाएगा, लेकिन हमारी अथॉरिटी की लिमिट तो 25 लाख ही है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल चेंज करना पड़ेगा, और ये ऑथोराइज्ड कैपिटल चेंज करने के बाद जो 25 लाख है उसको 50 लाख करना पड़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली आवर पेड अप कैपिटल विल बी 50 लाख रुपीज। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हमारा एक फेज ऑफ शेयर कैपिटल कंप्लीट